अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल टीचिंग एंड सुपरविजन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल टीचिंग एंड सुपरविजन इन लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल टीचर, इवेलुएट क्लिनिकल टीचिंग, मॉडल्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग एंड सुपरविजन, इंट्रोड्यूस टू राइटिंग anecdotal notes, signing of checklists, introduce to pre and post conferences, discuss the role of the nurse as an educator and its evolution, analyze the purpose of staff and patient education. Clinical teaching. Clinical teaching refers to the process of providing education and training to healthcare students. क्लिनिकल टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है और हेल्थ केयर स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। टिपिकली इन अ क्लिनिकल सेटिंग, ये एक क्लिनिकल सेटिंग में होता है। क्लिनिक सेटिंग कोई भी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हो सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ टीचिंग, इस किस्म की जो टीचिंग होती है इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वेयर स्टूडेंट अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू रियल लाइफ। इसमें जब स्टूडेंट्स एक बुकिश नॉलेज गेन कर लेते हैं और किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक सेटअप पे जाते हैं तो जो उन्होंने पढ़ा होता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं डे बाय डे। तो क्लिनिकल टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेल्थ केयर स्टूडेंट्स, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, एमबीबीएस हो, नर्सिस हो, फार्मेसीज हो, एक्सरे टेक्नीशियन और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशन में स्टूडेंट्स आते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको हॉस्पिटल और क्लिनिक सेटिंग में उनको ट्रेनिंग दी जाती है और इस किस्म की ट्रेनिंग में बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकली भी अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन में। क्लिनिकल सुपरविजन. Clinical supervision is the oversight provided by experienced healthcare professionals to students. It involves monitoring, guiding and evaluating the clinical performance. Clinical supervision, इसमें जो सुपरवाइजर है उसने नजर रखी होती है अपने जो स्टूडेंट्स है उन पे। ये कौन काम करता है? हेल्थ केयर प्रोफेशन करते हैं और ये बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। ये क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और क्लिनिकल परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे होते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ सुपरवाइजेस। और इस तरह जो सुपरवाइजेस है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है और इस तरह क्या होता है? इंश्योर दिस डिलीवरी ऑफ सेफ, इस तरह पेशेंट को सेफ डिलीवरी और इफेक्टिव पेशेंट केयर प्रोवाइड की जाती है एज वेल एज टू फैसिलिटेट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। और इस तरह जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उनको फैसिलिटेट किया जाता है। तो क्लिनिकल सुपरविजन एक ऐसी सुपरविजन है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशंस स्टूडेंट्स को गाइडिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और उनको पेशेंट की डिलीवरी केयर को सेफ और इफेक्टिव बनाते हैं और इस तरह अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को वो फैसिलिटेट करते हैं। क्लिनिकल सुपरविजन. Clinical supervision is the oversight provided by experienced healthcare professionals to students. यानी एक ऐसा क्लिनिकल सुपरविजन यानी एक सुपरवाइज कर रहा होता है जो कि स्टूडेंट्स वार्ड्स में मौजूद होते हैं और इसको कौन? एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोफेशंस जैसे कि हेड नर्सिस हो गई, अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टाफ नर्सिस, उनको एक्सपीरियंस स्टाफ नर्सिस उन पे नजर रख रहे होते हैं। इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, इसमें क्या आता है? मॉनिटरिंग आती है, गाइडिंग, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि ये आपने इस तरीके से ये प्रोसेस करना है एंड इवैल्यूएटेड द क्लिनिकल परफॉर्मेंस और फिर इनको इवैल्यूएट टीचर्स करते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ सुपरवाइजेस टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर एज वेल एज टू फैसिलिटेट देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। इसमें आता है मॉनिटरिंग आती है, उनको गाइडेंस आती है और क्लिनिकल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है और इसमें ये इंश्योर किया जाता है, सुपरवाइजर इस चीज को इंश्योर करते हैं कि सेफ डिलीवरी को इंश्योर किया जाता है और इफेक्टिव पेशेंट केयर दी जाती है। इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको भी फैसिलिटेट किया जाता है। तो इसके कहते हैं क्लिनिकल सुपरविजन। यानी क्लिनिकल सुपरविजन में एक सुपरवाइजर होता है जो के स्टूडेंट्स पे नजर रख रहा होता है, उनको मॉनिटर कर रहा होता है, गाइडेंस दे रहा होता है, इवैल्यूएट कर रहा होता है
और इसके अलावा इस चीज को इंश्योर बनाता है कि सेफ और बहुत अच्छी पेशेंट केयर प्रोवाइड कर दी जा रही है, जो कि प्रोफेशनल ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है। पर्पस ऑफ क्लिनिकल टीचिंग एंड सुपरविजन। क्लिनिकल टीचिंग का मकसद क्या है, यानी हमने पहले पढ़ा क्लिनिकल टीचिंग एक ऐसी टीचिंग है जो कि थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करता है। तो ये क्या, इसका पर्पस क्या है, ये टू ब्रिज द गैप, ये क्या है, ये बिटवीन थ्योरेटिकल और लर्निंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उस गैप को ब्रिज का काम देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेथड क्या है, इंक्लूड्स बेड साइड टीचिंग। तो क्लिनिकल टीचिंग में बेड साइड टीचिंग दी जाती है, बेड साइड केयर प्रोवाइड की जाती है, बेड साइड स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपने बेड केयर और ये माउथ वॉश, इसके अलावा पेशेंट के जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है उनको बेड साइड पे जाके उनको बताया जाता है। खाली उनको नाम वगैरह नहीं बताए जाते, उनको परफॉर्म करके बताया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन की जाती है और स्टूडेंट को स्टिमुलेट किया जाता है कि आपने ये जो केस है इसको इस तरह करता है, और केस डिस्कशन की जाती है कि ये वाला पेशेंट है, इसको इसी किस्म की आपने प्रोवाइड करनी है, इसमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपने करनी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो क्लिनिकल टीचिंग में बताई जाती है। बेनिफिट क्या है, इससे जो क्लिनिकल स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है, क्रिटिकल थिंकिंग पे एक पर स्टूडेंट करता है, और इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर काबिलियत होती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। क्लिनिकल सुपरविजन। क्लिनिकल सुपरविजन में क्या आता था, ये पेशेंट को ये जो पेशेंट को जब केयर स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो एक पर्सन उसको सुपरवाइज कर रहा होता है। तो ये पर्पस इसका ये है कि इंश्योर किया जाए पेशेंट की सेफ्टी को, लर्निंग को सपोर्ट किया जाए और सुपरवाइजर की डेवलपमेंट की जाए। कंपोनेंट्स क्या है, ऑब्जर्वेशन आपने करनी है, अच्छी तरह फीडबैक आपने देना है कि ये जो आपने नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव फीडबैक है, फीडबैक आपने लाजमी देना है। मेंटरशिप का मतलब है सरपरस्ती करना। वॉइस और ट्रस्टेड गाइड और एडवाइजर को कहते हैं मेंटर। और इसकी क्या की जाती है, इवैल्यूएशन। ये इसके कंपोनेंट्स में आते हैं क्लिनिकल सुपरविजन के। क्लिनिकल टीचर definition. An effective clinical teacher possesses a blend of personal and professional and pedagogical qualities that enable them to provide high quality education and mentorship to medical students, residents and other healthcare learners. एक जो क्लिनिकल टीचर है उसके अंदर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड पेडालॉजिकल क्वांटिटी पाई जाती है, वो इस तरह पाई जाती है कि वो इसको इस काबिल बनाते हैं कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे और गाइडेंस और एडवाइस मेडिकल स्टूडेंट को प्रोवाइड करे, रेजिडेंट्स प्रोवाइड करे और हेल्थ केयर लर्नर्स भी प्रोवाइड करे। इस काबिल बनाती है इसकी जो क्लिनिकल टीचर की पर्सनल, प्रोफेशनल, पेडागोगिकल क्वालिटीज, वो ये सारी क्वालिटीज क्लिनिकल टीचर में पाई जाती है ताकि वो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से सिखा सके, उनके अंदर इतनी काबिलियत पैदा कर सके कि वो क्लिनिकल वर्क को अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। पेडागोगिकल क्वालिटीज में आते हैं वो इसी प्रोफेशन का पर्सन होना चाहिए, यानी फर्ज करें एक पर्सन है वो पेडागोगिकल क्वालिटीज रखता है। पेडागोगिकल क्वालिटीज वो वाली क्वालिटीज होती हैं जो कि उसी प्रोफेशन से रिलेट होती है। अब ये तो नहीं है कि एक एक्सरे टेक्नीशियन है वो एमबीबीएस पढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो ये चीज गलत है। तो क्लिनिकल टीचर में सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि कोई भी टीचर है उसके अंदर पर्सनल क्वालिटी, प्रोफेशनल और इसके अलावा उसी फील्ड से रिलेटेड उसके पास नॉलेज होना चाहिए और उसको उस सब्जेक्ट पे काबिलियत होनी चाहिए और महारत होनी चाहिए ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी की एजुकेशन दे सके, मेंटरशिप कर सके, मेडिकल स्टूडेंट्स की गाइडेंस और एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कर सके, रेजिडेंट दे सके और दूसरे जो हेल्थ केयर लर्नर्स हैं उनके अंदर भी ये क्वालिटीज प्रोवाइड कर सके। कैरेक्टरिस्टिक, here are some key characteristics of effective clinical teacher. पहले आता है क्लिनिकल कॉम्पिटेंस एक्सपर्टाइज, यानी क्लिनिकल चीज में उनको महारत होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन करें वो दूसरे बंदे को समझ आनी चाहिए।
प्रोफेशनलिज्म मॉडलिंग अपने जो प्रोफेशन है उसको एक मॉडल के तौर पर वो उस उनको जो टीचर है उसको वो एक रॉयल मॉडल होता है, तो एक मॉडल के तौर पर अपने प्रोफेशन को शो कर रहा हो। इंटरपर्सनल अप्रोचेबिलिटी, इसके अंदर ये जो भी टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे होते हैं हर पर्सन की बात को सुने समझे और उसी के मुताबिक उनको गाइडेंस दे। मेंटरशिप गाइडेंस या हर एडवोकेटरी और एडवाइजरी गाइडेंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, इसमें वो पेशेंट को एवेलुएट असेस करते हैं, फिर एवेलुएशन करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की नीड होती है इसमें वो की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेपरेशन, जो भी चीजें वो प्लान्ड हो ऑर्गेनाइज तरीके से और फिर इनकी प्रेपरेशन की जाए। पैशन फॉर टीचिंग, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म से मुराद जोश है, जज्बा है और ओवरफ्लो होता है ईगर एंजॉयमेंट के साथ अप्रूवल होती है। इसमें एक एक्साइटेड मैनर में एक जो क्लिनिकल टीचर है उसके अंदर एक्साइटेड मैनर में टीचिंग करने का पैशन होना चाहिए। कल्चर, कॉम्पिटेंस, डाइवर्सिटी, अवेयरनेस, उसको कल्चर के बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए और एक कल्चर से जब दूसरे कल्चर में पर्सन आता है तो इसमें जो कल्चर डाइवर्सिटी पैदा होती है उसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। रिसर्च एंड स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, इसमें जो रिसर्च है और स्कॉलरशिप है जो प्रोवाइड की जाती है, तो ये क्लिनिकल टीचिंग में आप देखते होंगे रिसर्च बेसिस स्टडी भी होती है, इसमें स्कॉलरशिप भी नॉलेज बेस पे प्रोवाइड की जाती है। मॉडल्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग एंड सुपरविजन, clinical teaching and supervision are essential components of healthcare education, providing opportunities for learners to apply theoretical knowledge in real-world settings and receive guidance from experienced professionals. क्लिनिकल टीचिंग और सुपरविजन में बहुत ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट्स है हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करना उन्हें अपॉर्चुनिटी, थ्योरेटिकल नॉलेज और इसके अलावा एक्सपीरियंस प्रोफेशन से गाइडेंस भी उन्हें रिसीव होती है। Various models have been developed to enhance the effectiveness of these processes. बहुत से मॉडल है जो कि इस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को इनहेंस करते हैं। Here are some prominent models. इधर कुछ प्रोमिनेंट मॉडल्स हैं। वन ऑन वन सुपरविजन, वन ऑन वन सुपरविजन की डिस्क्रिप्शन ये है, एक जो पर्सन होता है वो ट्रेडिशनली क्या कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है एक लर्नर को, इसे कहते हैं वन ऑन वन सुपरविजन। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है कि एक जो सुपरवाइजर है एक ही लर्नर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है, अटेंशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो क्या पर्सनलाइज प्रोवाइड करता है, जाती किस्म की अटेंशन प्रोवाइड करता है और टेलर्ड फीडबैक देता है। जो फीडबैक है वो ये इम्प्लाई करती है जो स्टूडेंट है वो एक्टिव लर्नर है, जो किस चीज के बारे में विलिंग है कि जो टीचर्स का रिस्पॉन्स उसके वर्क के बारे में कंसिडर किया जाता है और चाहे वो फीडबैक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो उसको एक्सेप्ट करता है। डिसएडवांटेज, disadvantage can be so resource intensive and may limit exposure to different clinical scenario. ये वन टू वन सुपरविजन ये है कि वन ऑन वन सुपरविजन में आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हो, किसी एक केस से रिलेटेड फीडबैक दे रहे होते हो और एक ही पर्सन फीडबैक दे रहा होता है, तो ये जब डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियो की तरफ जाते हैं तो वो क्या है उसका जो एक्सपायर है वो लिमिटेड हुआ होता है, तो उसको इसमें दिक्कत पेश आती है लर्नर को। ग्रुप सुपरविजन, ग्रुप सुपरविजन में ये होता है कि बहुत ज्यादा लर्नर्स होते हैं और वो सुपरवाइज हो रहे होते हैं किसके साथ, एक सिंगल सुपरवाइजर के साथ। तो एक जो सिंगल सुपरवाइजर है वो तमाम लर्नर्स को सुपरवाइज कर रहा होता है, तो ये क्या कर रहा होता है, प्रमोट फील्ड लर्निंग। इसमें फील्ड लर्निंग में क्या है, जो डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर स्टडी करते हैं, तो इस तरह ये क्या फील्ड लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। कोलैबोरेशन, मिलके सारे काम करते हैं और एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव, इसके अलावा क्योंकि डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस इकट्ठे हुए होते हैं तो क्या डिफरेंट एक्सपोजर हो रहा होता है। और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ये होता है कि मे रिक्वायर मोर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स फ्रॉम द सुपरवाइजर, क्योंकि एक सुपरवाइजर है
और वो एक ही किस्म की अटेंशन दे सकता है, कैन लिमिट इंडिविजुअल अटेंशन। तो वो क्या लिमिट कर देता है इंडिविजुअल अटेंशन की, क्यों? क्योंकि जो एक सुपरवाइजर के लिए मुश्किल है इतने ज्यादा लर्नर्स को सुपरवाइज करना, इसमें कोई ना कोई नेग्लिजेंस के चांसेस हो जाते होते हैं। तो इस वजह से जो सुपरवाइजर है उसको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल में मजीद महारत हासिल करे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हमने ये डिस्कस किया ग्रुप सुपरविजन। पीयर सुपरविजन में ये होता है कि जो लर्नर्स होते हैं ना, एक दूसरे को सुपरवाइज कर रहे होते हैं और इनको गाइडेंस, एक फैकल्टी गाइडेंस जो है फैकल्टी मेंबर दे रहा होता है। और इस तरह क्या है, ये इंकरेज करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन को, यानी वो अपनी खुद ही रिफ्लेक्शन करते हैं, खुद को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि मैंने ये काम ठीक किया और मुझे किस तरह इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कोई भी एक्शन के। और ये पीर सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, यानी ये दो तमाम जो लर्नर्स होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। डिसएडवांटेज, इसमें जो होता है एडिशनल ट्रेनिंग लर्नर को चाहिए होती है ताकि प्रोवाइड करे फीडबैक इफेक्टिवली। तो जब लर्नर्स ही एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे की इम्प्रूवमेंट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उनको किसी भी एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है ताकि उनको इफेक्टिवली फीडबैक प्रोवाइड की जाए। केस बेस्ड सुपरविजन, केस बेस्ड सुपरविजन एक ऐसी सुपरविजन है जो कि स्पेसिफिक क्लिनिकल केसेस में फोकस करता है। ये लर्नर्स को अलाउ करता है कि वो एनालाइज करे और डिस्कस करे रियल वर्ल्ड सिनेरियो को। एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड रेलेवेंस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें जो होता है ना सुपरवाइजर, ये प्रोवाइड करता है रेलिवेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी जो सा केस है उसी से रिलेटेड वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा, कोई एडिशनल नहीं देगा। तो क्या होगा इसका डिसएडवांटेज? मे नॉट एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। पोर्टफोलियो बेस्ड सुपरविजन, पोर्टफोलियो बेस्ड सुपरविजन में लर्नर्स डॉक्यूमेंट देयर एक्सपीरियंसेस एंड प्रोग्रेस इन अ पोर्टफोलियो व्हिच इज रिव्यूड बाय द सुपरवाइजर। तो पोर्टफोलियो बेस्ड सुपरविजन एक ऐसी सुपरविजन है जिसमें लर्नर जो है अपना एक्सपीरियंस जो है डॉक्यूमेंट करते हैं और इनको एक पोर्टफोलियो की सूरत में उसमें उतारते हैं, जो कि सुपरवाइजर जो है उसको रिव्यू करता होता है। एडवांटेज, इससे क्या है, जब एक पोर्टफोलियो केस बन जाता है तो इससे जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो प्रमोट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। तो डिसएडवांटेज ये है, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर बोथ लर्नर्स एंड सुपरवाइजर। पोर्टफोलियो बेस्ड सुपरविजन एक ऐसी सुपरविजन है जो कि जिसमें डॉक्यूमेंट अपना एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो की सूरत में किया जाता है और इसको सुपरवाइजर रिव्यू करते हैं, प्रमोट करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन को, और इसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है और इसको ऑर्गेनाइज वे में की लिया जाता है। पोर्टफोलियो बेस्ड सुपरविजन ये टाइम कंज्यूमिंग होती है लर्नर्स के लिए भी और सुपरवाइजर के लिए भी। डिस्टेंस सुपरविजन, डिस्टेंस सुपरविजन एक ऐसी सुपरविजन है जिसमें जो सुपरवाइजर है तमाम जो लर्नर्स है उनको सुपरवाइज कर रहा होता है और ये तमाम जो सुपरविजन होता है वो रिमोटली होता है, यानी एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके। तो इसमें जब वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाती है तो इसमें कोई भी फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाया जाता है और एक दूर बैठे आप क्या है एक वाइड रेंज ऑफ लोकेशन से आप लोग जो क्लिनिकल सेटअप है उसको असेस कर रहे होते हैं। लेकिन इसका ये भी है डिसएडवांटेज, इसमें स्ट्रॉन्ग रैपर्ड नहीं मिल रही होती और ये जो है इमीडिएट फीडबैक नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप एक जगह पे बैठे हो और वहां से आप दूसरी जगह को मॉनिटर कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, तो जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना तो ये होगा कि टेक्नोलॉजी का जब यूज होगा तो उसमें जो एक सुपरवाइजर है अपने लर्नर्स को सुपरवाइज कर रहा होगा और उनको एक फिक्स शेड्यूल देगा कि मैं, और जब कॉल आएगी तो वो सारे अलर्ट हो जाएंगे और इसी तरह आपको एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट, यानी वहाँ क्या चल रहा है आपको सही तरीके से नहीं मालूम होगा और जो आप इमीडिएट फीडबैक है वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो ये है डिस्टेंस सुपरविजन।
Interprofessional supervision. Learners from different healthcare professions are supervised together to promote collaboration and understanding of each other rules. इसमें जो different professions होते हैं healthcare के वो different एक ही जगह पे काम किए जाते होते हैं और इनको मिलके काम करना पड़ता है और हर एक पर्सन अपना काम बखूबी समझता है. जैसे कि किसी भी वार्ड में हेड नर्सिस अपना काम समझती हैं, डॉक्टर अपना और वर्कर्स अपना. तो ये क्या है, ये टीम वर्क है. तो इसको डिफरेंट लोग सुपरवाइज कर रहे होते हैं. नर्सिस के काम को हेड नर्स, डॉक्टर्स के काम को प्रोफेसर और वर्कर्स के काम को उनको सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा होता है. तो इस तरह ये इंटरप्रोफेशनल सुपरविजन हो रही होती है. तो इससे क्या है, टीम वर्क बनती है, कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट आती है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये क्या है, इसमें एडिशनल प्लानिंग भी चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए. अगर अब हम मॉडल्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग एंड सुपरविजन को ब्रीफली इन सब को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे. बिहेवियरिस्ट मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल, कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, अडल्ट लर्निंग थ्योरी, एंड्रागोगी मॉडल, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग मॉडल, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मॉडल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. इसमें क्या आता है, बिहेवियरिज्म में. बिहेवियरिज्म जोर देता है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टिमुलाई एसोसिएट स्टिमुलाई रिस्पॉन्स शो करते हैं. जब कोई स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स होगा. तो बिहेवियरिज्म एक ऐसी चीज है, ये जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि न्यू बिहेवियर्स कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग वेयर अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद द मीनिंगफुल स्टिमुलस टू एलिट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स. बिहेवियरिज्म एक ऐसा लर्निंग का प्रोसेस है जो कि स्टिमुलस के नतीजे में रिस्पॉन्स शो करता है. ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो बिहेवियर है वो कैसे बनता है. डिफरेंट किस्म की कंडीशंस होती हैं, उसके नतीजे में इंसान का बिहेवियर भी डिफरेंट होता है. जैसे कि कोई भी स्ट्रेस हो उसमें वो डिप्रेशन वाला बिहेवियर शो करेगा. और ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी अगर एक पर्सन एक न्यूट्रल स्टिमुलस दे रहा है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो क्या कर देगा, मीनिंगफुल स्टिमुलस के साथ इकट्ठा हो जाएगा ताकि वो एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स को एलिट कर सके. कोग्निटिज्म ये फोकस करता है इंटरनल मेंटल प्रोसेस पे जो कि इन्वॉल्व होती है लर्निंग में. कि लर्निंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू होती है. इसमें अटेंशन चाहिए होती है जो आप परसीव कर रहे होते हैं, जो मेमोरी में आप रिटेन कर रहे होते हैं, और थिंकिंग चाहिए होती है. कोग्निटिज्म बिलीव करता है लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड प्रायर नॉलेज. किसी भी क्लिनिकल सेटअप में जाएंगे तो उनके पास जो एक्सपीरियंस होगा और जो पहले नॉलेज यानी केस से रिलेटेड वो पहले हैंड परफॉर्मिंग कर चुके होंगे, एक्सपीरियंस कर चुके होंगे. तो ये क्या है, एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं. कंस्ट्रक्टिविज्म ये क्या सजेस्ट दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड. ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसमें जो लर्नर्स है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को जो कि इनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होते हैं और इनके वर्ल्ड के साथ एम्फसाइज होते हैं. इस थ्योरी में जोर दिया जाता है कि लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कोलैबोरेशन, मिलके काम, निगोटिएशंस होती है और रिफ्लेक्शन होता है. Constructivism believes that learners should be given opportunities to explore, experiment, or and create their own meaning. कंस्ट्रक्टिविज्म से मुराद एक ऐसा लर्नर से क्या करते हैं, एक्टिवली क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को जो कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया होता है और दुनिया के साथ मिलकर काम किया जाता है. इसमें क्या है, इसमें वो अपने एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और अपने एक डिसीजन मेकिंग से, कॉम्प्रोमाइज से किसी भी एग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं, यानी मामला करना. और फिर रिफ्लेक्शन होती है. और जो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है, बिलीव करते हैं कि लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो जो होता है ना, उन्होंने जो सीखा उसको एक्सप्लोर करे, अपने एक्सपेरिमेंट को शो करे और उनको अपने मीनिंग में बता सके. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोसेस.
प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फेजेस ऑफ लर्निंग, प्रॉब्लम एनालिसिस फेज, इस फेज में क्या शामिल होता है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सिनेरियो एंड आइडेंटिफाई द की फैक्ट्स एंड इश्यूज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है की फैक्ट्स को और इश्यूज को। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पीरियड, इस फेज में इन्वॉल्व होता है कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड लर्निंग टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कंडक्ट किया जाता है इंडिपेंडेंट रिसर्च को और इसमें जो लर्निंग है वो गेन की जाती है और डीपर अंडरस्टैंड की जाती है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बनाए जाते हैं। रिपोर्टेड फेज, इस फेज में क्या आता है, इसमें प्रेजेंटेड फाइंडिंग की जाती है और एक इस चीज पे रोशनी डाली जाती है और ये ज्यादातर ग्रुप सेटिंग में होता है। यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पीरियड में आप क्या करेंगे, आपने जो रिसर्च की है उसको इंडिपेंडेंट काम करेंगे और आप डीपर अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जब आपने कॉन्सेप्ट बना लिए तो आपने जो फाइंडिंग थी उनको प्रेजेंट किया, उससे दूसरे से रिलेट किया और ये ज्यादातर ग्रुप सेटिंग में होता है। लेवल ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, डाइकर्सिव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल लेवल, इस लेवल में क्या होता है, आपने नॉलेज को गेन करते हो, चाहे वो रीडिंग के जरिए करो, डिस्कशन के जरिए करो और फिर क्या किया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्टिव प्रैक्टिकल लेवल, इस लेवल में इन्वॉल्व होता है कि जो भी नॉलेज आपने गेन की है उसको अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में और फिर रिसोर्सेज को आप डेवलप करते हो ताकि प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। तो इसमें क्या प्रैक्टिकल जो नॉलेज आती है वो अप्लाई होती है वर्ड्स वगैरह में और जो प्रॉब्लम है उसको जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड सोर्सेज को लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो शो करता है एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस को शो करता है जहां रिपोर्ट की जाती है फेस और leading back to the problem analysis phase along for the continuous learning and improvement। ये एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है जहाँ की फेज वो लीड करती है प्रॉब्लम को, एनालाइजिंग फेज को, ये अलाउ करती है कंटिन्यूस लर्निंग को और इम्प्रूवमेंट को। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, एक्सपेरियंशियल लर्निंग मॉडल एक ऐसी लर्निंग अप्रोच है जो कि इस चीज पे जोर देती है कि लर्निंग किसके जरिए होती है, एक्सपीरियंस के जरिए। इसमें 4 स्टेजेस आती है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसको मजीद डिटेल में पढ़ते हैं और ये एक्सपेरियंशियल लर्निंग मॉडल, ये इसको क्या कहते हैं, कोल्ब लर्निंग साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसके चारों स्टेजेस सेम होती हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कोल्ब लर्निंग साइकिल में 4 स्टेजेस आते हैं। कंक्रीट एक्सपीरियंस एक ऐसी स्टेज होती है जो इसमें इन्वॉल्व होता है इंगेजिंग इन अ न्यू एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज, यानी इसमें जो पर्सन है वो न्यू एक्सपीरियंस या न्यू एक्टिविटीज को सीखता है। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन इस स्टेज में इन्वॉल्व होती है रिफ्लेक्टेड ऑन दी एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी इस स्टेज में इन्वॉल्व होता है एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। यानी रिफ्लेक्टिव एक ऐसी स्टेज है जिसमें एक्सपीरियंस किया जाता है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आप देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। Abstract conceptualization, this stage involves forming abstract concepts and theories based on observations। इस स्टेज में शामिल होता है फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी ब्रेन में जो भी कॉन्सेप्ट आपके डेवलप होते हैं और ये थ्योरी जो के ऑब्जर्वेशन के बेस होती है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, this stage involves applying the new concept to a new situation and testing them out। यानी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में ये होता है जब भी आप न्यू सिचुएशन में जाते हो, नए कॉन्सेप्ट सीखते हो और उनको अप्लाई करते हो और उन्हें टेस्ट करते हो, तो ये क्या एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। तो साइकिल इज सर्कुलर,
and meaning that learning is a continuous process that involves moving back and forth and between these फोर स्टेजेस। यानी ये जो चारों स्टेजेस है ये सर्कल में रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर दोबारा पहले पे आ जाते हैं। दोबारा रीड कर लेते हैं कि कंक्रीट एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आप एक्सपीरियंस को रिव्यू कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में आप एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस में आप जो आपने लर्न किया उसको ट्राई आउट कर रहे होते हैं या उनको प्लान कर रहे होते हैं। तो ये तमाम जो साइकिल है इसको कहते हैं कोल्ब्स लर्निंग साइकिल। एडल्ट लर्निंग थ्योरी एंड्रोगोगी ये एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो कि फोकस करता है कि अडल्ट लर्नर्स कैसे सीखते हैं। इसमें सजेस्ट होता है दैट adults are self-directed and have a need to now bring life experiences to learning and are problem centered and prefer to learn from their experiences. Adult learning theory एक ऐसी थ्योरी है जो कि इस चीज पे फोकस करती है अडल्ट लर्न किस तरह करते हैं। ये हमें सजेस्ट देता है कि अडल्ट जो उनसे होते हैं ना खुद को खुद डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उनको क्या चीज सीखने की जरूरत है और वो लर्निंग से अपनी लाइफ जो लर्न करते हैं उसमें जो लाइफ एक्सपीरियंसेस करते हैं और ये प्रॉब्लम सेंटर्स होते हैं और ये प्रेफर करते हैं कि ये किससे सीखे, एक्सपीरियंसेस से सीखे। अडल्ट लर्निंग थ्योरी की 5 असम्पशंस एंड नॉल्स अडल्ट लर्निंग थ्योरी। पहली थ्योरी है सेल्फ कंसेप्ट, उसका अपना कंसेप्ट होता है, उसका अपना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होता है और ट्रीटेड टू बी एंड नीड टू बी ट्रीटेड एज ऑटोनोमस इंडिविजुअल। यानी सेल्फ कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें इंसान के अंदर खुद को समझने की सलाहियत पैदा होती है और जरूरत महसूस करता है एक अपनी ऑटोनोमस इंडिविजुअल यानी अपनी जो खुद की जरूरत है उसको ट्रीट करता है। एडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस एडल्ट ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस टू लर्निंग प्रोसेस विच कैन बी लेवरेज्ड टू फैसिलिटेट लर्निंग। ये जो एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो अडल्ट लर्निंग करता है ना उसमें जो अडल्ट लर्निंग है वो क्या करता है, वो मेकिंग सेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस बनाता है जिसमें अडल्ट लर्न करते हैं बेस्ट जब वो ज्यादातर करते हैं हार्ड रोल प्ले स्टिमुलेशन। तो इस किस्म की जो लर्निंग होती है वो ज्यादातर 25 इयर्स ऑफ एज में या उससे ओल्डर होती है। रेडीनेस टू लर्न यानी उसके अंदर विलिंगनेस होती है, वो मोटिवेट हुआ होता है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो लर्न कर सके। जब वो परसीव करता है एंड दैट द लर्निंग इज रेलिवेंट टू देयर नीड्स एंड गोल, और इस तरह जो लर्निंग वो करता है ना उसकी जरूरत और गोल के मुताबिक वो परसीव करता है। ओरिएंटेशन ऑफ लर्निंग एडल्ट्स आर टास्क ओरिएंटेड एंड प्रेफर टू लर्न थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन। एडल्ट जो उनसे होते हैं ना टास्क ओरिएंटेड होते हैं और लर्न करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से और एप्लीकेशन से। एडल्ट्स आर intrinsically motivated to learn and seek out opportunity for personal and professional growth। इसमें जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर एक ऐसी जुनून होता है जो कि इंटरनली मोटिवेट हुआ होता है कोई भी चीज को सीखने के लिए और वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो अडल्ट लर्निंग थ्योरी में आपने क्या assumptions किया, सबसे पहले आपके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर जो आप एक्सपीरियंस से लर्निंग करने जा रहे हो वो फैसिलिटेट उसके अंदर इतनी सोर्सेज होनी चाहिए ताकि वो लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके। आपके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए जो कि नीड और गोल से रेलिवेंट हो वो लर्निंग आपने गेन करनी है। और टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, इसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की और उसको अप्लाई करने की। और जो भी एडल्ट्स के अंदर मोटिवेशन है वो ज्यादातर इंस्टिंक्टिव होती है और ये खुद की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आएगा नर्सिस असेसमेंट शीट जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ असेसमेंट जिस टाइम
असेसमेंट की जाती है वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और अब तो पेन भी इसमें शामिल हो गई है। एलर्जीज, नॉन एलर्जीज रिएक्शंस, यानी किस किस चीज से उसको एलर्जी, उसको पता होगा, किस किस मेडिसिन से रिएक्टिव है ये भी पता होगा। करंट मेडिकेशंस, मेडिकेशन नेम, डोज, फ्रीक्वेंसी, रूट, यानी जो जो सी वो मेडिकेशन ले रहा है वो नाम, कौन सी डोज जा रही है, किस फ्रीक्वेंसी से जा रही है, किस रूट के जरिए जा रही है। मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस क्या है उसको इलनेस रह सकती है, कोई सर्जरी या कोई क्रोनिक कंडीशन तो नहीं। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कैंसर का कोई हिस्ट्री तो नहीं है। करंट सिम्टम्स एंड चीफ कंप्लेन, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, इसमें क्लाइंट आपको क्या बताता है कि मुझे कौन कौन सी कंप्लेंट्स है, वो आप इसमें लिख देते हैं। और पेन लेवल, इफ एप्लीकेटेड, पेन लेवल वो आप बता देते हैं, वो भी इसमें लिख देते हैं। एनी चेंजेस सिंस लास्ट असेसमेंट, लास्ट असेसमेंट से कोई चेंजिंग आई है, इम्प्रूवमेंट हुई या प्रोग्नोसिस हुई या नहीं हुई, तो तमाम इसमें लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे एनेक्डोटल नोट्स। एनेक्डोटल नोट्स का मकसद क्या है, यानी जो ये ब्रीफ और नैरेटिव रिकॉर्ड होता है पेशेंट के इवेंट्स के बारे में, जो जो ऑब्जर्व किया और जो जो इंटरवेंशन हमने की है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इससे पेशेंट केयर इनहेंस होती है, और पेशेंट जो कम्युनिकेशन है कि पेशेंट को ये ट्रीटमेंट चाह रहा है, पेशेंट को ये मसला है, तो ये क्या है, कोई भी पर्सन मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशन फाइल को रीड कर सकता है, इसका ये फायदा होता है। प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट इवेंट्स एंड इंटरवेंशन, ये जो सा है पेशेंट के साथ क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या हमने ट्रीटमेंट किया है, ये उस चीज के बारे में प्रूफ प्रोवाइड करता है। सपोर्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव, तो ये क्या है, फाइल पढ़ के आप ये क्या है क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इससे जो जो रिस्क आई है उसको, रिस्क मैनेजमेंट है कि इसके किधर किधर प्रिवेंशन की नीड थी, इस तरह इसको इनिशिएट किया जाता है। प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंसिस, प्री कॉन्फ्रेंसिस क्या होता है, इसमें मीटिंग हेल्ड होती है बिफोर स्टार्ट ऑफ अ शिफ्ट और प्रोसीजर एम्ड एट डिस्कसिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन, केयर प्लान्स एंड कंसर्न्स। प्री कॉन्फ्रेंसिस एक ऐसी मीटिंग होती है जो कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी शिफ्ट स्टार्ट होती है उससे पहले एक मीटिंग होती है। इसका मकसद क्या होती है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना, केयर प्लान्स के कौन कौन से प्लान जो हो रहे हैं और किस किस्म की केयर हमने प्रोवाइड करनी है। कंसर्न्स यानी पेशेंट रिलेटेड कंसर्न्स होता है। पोस्ट कॉन्फ्रेंस, पोस्ट कॉन्फ्रेंस इज अ मीटिंग हेल्ड आफ्टर अ शिफ्ट और प्रोसीजर एम्ड एट डिस्कशन पेशेंट आउटकम, चैलेंजेस एंड लेसन लर्न। तो पोस्ट क्या है, पोस्ट एक ऐसा मीटिंग है जो कि किसी भी शिफ्ट के बाद या प्रोसीजर के बाद होती है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पेशेंट की आउटकम को, वेदर इज नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें हम चैलेंजिंग और क्या हमने इससे सीखा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेनिफिट क्या होता है, इंकरेजेस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को इंकरेज करती है, और इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट केयर प्रोवाइड करती है। आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी किस किस एरिया पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एंड क्वालिटी इनहेंसमेंट, और किस चीज की क्वालिटी को हमने बढ़ाना है। सपोर्ट्स कंटिन्यू लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो इससे हम ये इस चीज को सपोर्ट करती है कि हम सीखी जा रहे हैं और इसमें डेवलपमेंट यानी इसमें प्रोग्रेस भी लेके आ रहे हैं। तो प्री और पोस्ट कॉन्फ्रेंसिस क्या है, प्री बिफोर, पोस्ट आफ्टर शिफ्ट और प्रोसीजर जो डिस्कशन होती है। और इसके बेनिफिट क्या है, ये पेशेंट की केयर को, इसकी क्वालिटी को और इसकी इम्प्रूवमेंट को इनहेंस करती है और कंटिन्यू करती है सपोर्ट लर्निंग को और इसकी डेवलपमेंट को। नर्स एज एन एजुकेटर, इंट्रोडक्शन। द रोल ऑफ अ नर्स एज एन एजुकेटर इन is critical in the modern healthcare landscape. Nurses are not only responsible for providing high quality patient care but also for educating patient families and communities. Furthermore, nurse educators play a crucial part in the training and development of future nursing professionals. यानी नर्सिंग प्रोफेशन में नर्स क्या एक एजुकेटर होता है जो कि हेल्थ केयर लैंडस्केप में क्रिटिकल होता है और रोल प्ले कर रहा है। एजुकेशन का क्या मतलब होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेटर
तो नर्सेज सिर्फ क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड ही करती बल्कि ये पेशेंट्स को, फैमिलीज को, कम्युनिटी को एजुकेट भी करती है। तो नर्स जो एजुकेटर है वो ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर नर्सिंग प्रोफेशनल में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग अर्ली 20th सेंचुरी के अर्ली में जो नर्सिंग एजुकेशन थी ना वो हॉस्पिटल बेस्ड थी पहले, ठीक है। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक फाउंडेशन के तौर पर काम किया जिसने फॉर्मल नर्सिंग एजुकेशन की बुनियाद रखी और इसने क्या कहा कि नर्सिंग की जो बेस्ड है ना, जो ट्रेनिंग है साइंटिफिकली बेस पे होनी चाहिए, इसको उसने एडवोकेट किया था। जो एस्टैब्लिशमेंट है नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल उसने 1860 में बनाया है। इसमें जो बिगिनिंग है वो स्ट्रक्चर नर्सिंग एजुकेशन की बुनियाद डली थी इससे। मिड 20th century witnessed a significant shift towards academic-based nursing education. Nursing programs began to merge in colleges, universities offering diploma, associated degree, and baccalaureate programs, यानी बैचलर प्रोग्राम्स। तो मिड सेंचुरी में नर्सिंग की जो एजुकेशन है उसमें उसको बेड साइड नर्सिंग या एकेडमिक बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में डिप्लोमास और डिग्रीज और बैचलर प्रोग्राम्स में चेंज कर दिया गया। लेट 20 और अर्ली 21 सेंचुरी में ग्रेजुएट लेवल नर्सिंग एजुकेशन होती है। इसमें मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम होते हैं। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये नर्सिस को इस काबिल बनाते हैं कि वो स्पेशलाइज कर सके बहुत ज्यादा फील्ड में, जिसमें एजुकेशन, लीडरशिप और रिसर्च आती है। ये क्या एडवांस डिग्री नर्सिस की आ गई है। रोल ऑफ नर्स एजुकेटर्स, नर्स का जो एजुकेटर के तौर पर रोल किया है, पेशेंट को एजुकेट करना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में और कंटिन्यू एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, रिसर्च और स्कॉलरशिप में, क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन में। तो ये क्या है, तमाम जो रोल प्ले हैं ये नर्स एजुकेटर के हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन नर्सिंग एजुकेशन, जब भी एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजी की उसका जो नर्सिंग एजुकेशन है उस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। जो इंटेग्रेशन होती है स्टिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग, ये आउटलाइन करती है लर्निंग के प्लेटफॉर्म को और डिजिटल रिसोर्सेज को। ये इनहेंस करती है एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। यानी टेक्नोलॉजी पे नर्सिंग एजुकेशन का ये इम्पैक्ट है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है टेक्नोलॉजी पे नर्सिंग की एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, जो कि वाजिब है। जब ये स्टिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग होती है, कोई भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है या डिजिटल रिसोर्सेज होती हैं, तो ये क्या है, कोई भी स्टिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग आती है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज आती हैं, ये क्या इनहेंस करती है एक्सेसिबिलिटी को और नर्सिंग एजुकेशन की क्वालिटी को इनहेंस करती है। जैसे कि कोई भी लैब बनती है तो ये एक सेफ और कंट्रोल इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल्स है और डिसीजन मेकिंग है इसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। नर्सिंग एजुकेशन क्या है, नर्सिंग एजुकेशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो गया, डिजिटल रिसोर्सेज भी आ गई हैं और जो लैब्स है वो क्या है, एक कंट्रोल सेव्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिससे प्रैक्टिकल लर्निंग स्किल और डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट आती है। चैलेंजेस फेस्ड बाय नर्स एजुकेटर्स, यानी जो जो उनसे चैलेंजेस जो नर्स एजुकेटर है वो फेस कर रही होती है। डिस्पाइट देयर क्रिटिकल रोल नर्स एजुकेटर्स फेस सेवरल challenges including limited resources and funding for educational program। यानी ये जो उनसे चैलेंजेस है नर्सेज के लिए, जो एजुकेशनल की फंडिंग है और रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है। हाई स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, यानी स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, स्टूडेंट ज्यादा है टीचर्स कम है। तो विच इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड पर्सनलाइज अटेंशन, तो ये क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन और पर्सनल अटेंशन पे इम्पैक्ट डालता है। द नीड टू बैलेंस टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद
क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। तो ये जो बैलेंस है वो टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको बैलेंस की जरूरत होती है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ड्यूटीज लगती हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस है, इन दोनों में क्या है, टीचिंग को बैलेंस करने की नीड है। तो कीपिंग पेस विद रैपिड एडवांसमेंट इन मेडिकल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जो जो चैलेंजेस हम नर्स एजुकेटर में फेस करते हैं वो क्या, पहले लिमिटेड रिसोर्सेज है, हर स्टूडेंट रेशियो जो उनकी है हाई है एज कम्पेयर टू टीचर्स। और फिर क्या हमें चाहिए कि बैलेंस मेंटेन करें और जो रैपिड एडवांसमेंट में एक पेस को मेंटेन करें नॉलेज और टेक्नोलॉजी में। Purpose of staff and patient education. The purpose of education for both staff, especially nurses and patients, is pivotal in the healthcare system, serving to improve healthcare delivery and patient outcome and professional development. एजुकेशन का मकसद है कि हेल्थ केयर सिस्टम में एक जो स्टाफ है और पेशेंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस तरह जो सी जब दोनों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी इस तरह जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो ज्यादा होगी, पेशेंट को नॉलेज होगी और इस तरह हेल्थ का आउटकम इंक्रीज होगे और वो हमारे प्रोफेशनल की डेवलपमेंट हो सकेगी। तो स्टाफ एजुकेशन इनहेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। जब स्टाफ को एजुकेशन का मतलब क्या है कि इस तरह जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है वो इंक्रीज होगी। स्किल डेवलपमेंट, जब स्किल डेवलपमेंट जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो क्लिनिकल और टेक्निकली स्किल को अपडेट करेंगे, जैसे भी न्यू टेक्नोलॉजीज या प्रोसीजर्स आते हैं या ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आता है तो इस तरह ये क्या है इनकी स्किल की डेवलपमेंट हो सकेगी। यानी कोई भी टेक्नोलॉजी न्यू आती है वो उसके साथ अपडेट रहे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये स्टाफ को इस काबिल बनाती है कि इंटेग्रेट कर सके लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स को इनटू क्रिटिकल प्रैक्टिस, इंश्योरिंग दैट पेशेंट केयर इज बेस्ड ऑन बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे जब भी कोई रिसर्च फाइंडिंग आएगी उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई किया जाएगा कि इस मेडिसिन से अब इम्प्रूवमेंट होने लग गई है। इस तरह क्या है जो भी चीज अवेलेबल होगी इस तरह पेशेंट की जो केयर है उसको इंश्योर बनाया जाता है और बेस्ट केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर, इम्प्रूव किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं पेशेंट को सेफ्टी और आउटकम पेशेंट का इम्प्रूव कर सके। पेशेंट सेफ्टी, education on current best practices and safety protocols help reduce errors and enhances patient safety। तो जो एजुकेशन है बेस्ट प्रैक्टिसेस पे और जब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होंगे तो इस तरह जो भी गलतियां कोताही हैं उन्हें कम किया जा सकेगा और पेशेंट की सेफ्टी बेस्ट तरफ जाएगी। पेशेंट आउटकम, जब भी एक वेल एजुकेटेड स्टाफ आर बेटर इक्विप्ड टू रिकॉग्नाइज अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जब भी एक स्टाफ बहुत ज्यादा एजुकेट होगी तो वो जल्दी से कॉम्प्लिकेशन के साइंस को रिकॉग्नाइज कर सकेगी एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, और इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी देयर बाय इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम, और इस तरह क्या है पेशेंट के आउटकम इंप्रूव कर सकेगी। सपोर्टिंग कैरियर डेवलपमेंट, एडवांस स्पेशलाइजेशन, जब भी कैरियर डेवलपमेंट को आप सपोर्ट करते हैं तो आप क्या करते हो एडवांस्ड स्पेशलाइजेशन। एजुकेशन अलाउ नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ टू स्पेशलाइज इन एरिया सच एज क्रिटिकल केयर, ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिक, फोस्टरिंग कैरियर डेवलपमेंट। तो सपोर्टिंग कैरियर डेवलपमेंट एक ऐसा ही डेवलपमेंट है जिसमें जो एजुकेशन जब भी नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशंस को दी जाती है तो वो इन एरिया में स्पेशलाइज होते हैं, जैसा कि आईसीयू में स्पेशलाइज यानी क्रिटिकल केयर में, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट होगा तो ऑन्कोलॉजिस्ट में स्पेशलाइज होगी, बच्चों से ट्रीटमेंट रिलेटेड होगा तो पेडियाट्रिक। तो इस तरह क्या है ये कैरियर की ग्रोथ होगी। ओके, और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जब भी आप प्रोग्राम कोई भी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल होगा उसके लिए स्टाफ को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप ऐसे प्रोग्राम भी बनाएंगे जो जिसमें उनको लीडरशिप और मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट है ना उसको बेटर किया जा सके। तो इस तरह आप सपोर्टिंग कैरियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। Ensuring regulatory compliance
licensure maintenance. Many jurisdictions require ongoing education to maintain their licenses and certification. तो इसमें जो सी ऑनगोइंग एजुकेशन के लिए ना इनको अपने सर्टिफिकेट और लाइसेंस को मेंटेन करना चाहिए. Accreditation standards. Education, healthcare facilities need accreditation standards, which is crucial for quality assurance and institution recognition. इसमें क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड आप एक्रीडिएशन करते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है ताकि आप क्वालिटी को एक फैसिलिटेट कर सके, मीट कर सके और इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन कर सके. पेशेंट एजुकेशन, enhancing literacy, अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एजुकेशन. तो इसमें क्या है, पेशेंट को जब आप एजुकेट करेंगे, उसको लिटरेसी को इम्प्रूव करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट अंडरस्टैंड हेल्थ कंडीशन. इसमें जो है पेशेंट्स को उनके कंडीशंस के बारे में बताएंगे, ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, मेडिकेशन के बारे में बताएंगे और उनको हेल्प करेंगे ताकि इन्फॉर्म डिसीजन वो बना सकें अपनी हेल्थ और केयर से रिलेटेड. प्रोमोटेड प्रिवेंटिव केयर, यानी जब पेशेंट को एजुकेट किया जाएगा प्रिवेंटिव मेजर के बारे में, जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में, किसी भी डिजीज की स्क्रीनिंग के बारे में, हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस आप उनको बताएंगे. इस तरह क्या है, डिसीज के इंसिडेंट को आप रिड्यूस करने में मददगार साबित होंगे. एम्पावरिंग सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें आप क्या करेंगे, क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट होती है जिसमें एम्पावरिंग सेल्फ मैनेजमेंट में आप इनको एजुकेट ऐसे करेंगे कि जैसे कि कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उन्हें इस तरह आप सेल्फ मैनेजमेंट करना सिखाएंगे. इस तरह पोस्ट डिस्चार्ज केयर आप उनको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे जब आपने डिस्चार्ज होना है घर जाके आपने अपनी केयर ऐसे करनी है. इस तरह आप दोबारा रीएडमिट नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेशन से कम हो जाएंगी और इस तरह आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे. इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम, क्या होगा, बिहेवियर चेंजेस में जब भी वो नई चीज सीखेंगे, जैसे कि स्मोकिंग उन्होंने बंद कर दिया और बैलेंस डाइट लेनी स्टार्ट कर दी है, एक्सरसाइज वो रेगुलरली कर ले, तो उनके जो बिहेवियर है उसमें भी चेंजिंग आएगा. एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान्स, तो इसमें पेशेंट जो कि अंडरस्टैंड करते हैं इम्पोर्टेंस को और डिटेल्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट प्लान्स आर मोस्ट लाइकली टू फॉलो. इसमें ये होगा कि जो पेशेंट्स अपनी इम्पोर्टेंस और इसकी ट्रीटमेंट प्लान की जो भी कंडीशंस है उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और वो जल्दी से उसको फॉलो कर सकेंगे. तो क्या है, ये एडवांसमेंट्स एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान है. Reducing anxiety and enhancing empowerment. Active participation, इसमें जो educated person है वो more likely to participate actively in their care, ask questions and communicate effectively with their healthcare providers. इसमें जो एजुकेटेड पर्सन है वो इस काबिल होता है, इस काबिलियत रखता है कि वो पार्टिसिपेट हो सकता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. तो एजुकेटेड पर्सन जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, अपनी जो हेल्थ से रिलेटेड है उसके मुतालिक क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बहुत अच्छी तरह बातचीत भी कर सकेगा, कम्युनिकेट हो सकेगा, अपनी कंडीशन के बारे में पूछ सकेगा. लो लेवल ऑफ लोअर एंजाइटी लेवल्स, इसमें क्या होता है, जब भी मेडिकल कंडीशन के बारे में वो अंडरस्टैंड कर सकता है और ये भी वो सीख लेता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट और ये इस ट्रीटमेंट से मुझे क्या फायदा होगा. तो क्या इस तरह उसकी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और उसकी जो मेंटल वेलबींग है वो इम्प्रूव हो जाएगी. समरी, समरी में हम ये पढ़ेंगे कि हमने किस पे फोकस किया, स्टाफ के और पेशेंट की एजुकेशन पे, स्टाफ पे और पेशेंट की एजुकेशन पे किया. ये एक बुनियादी जरूरत है ताकि क्लिनिकल टीचिंग में सक्सेस आए और सुपरविजन में भी. हमने स्टाफ को क्या किया, इनको चाहिए कि अपनी एजुकेशन को इनहेंस करें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ आए और इस तरह क्वालिटी ऑफ केयर को हम इम्प्रूव करेंगे और हम एक रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे और इंश्योर करेंगे. For patient, education empowers them with the knowledge to manage their health. जिस तरह पेशेंट के लिए क्या है, पेशेंट को एजुकेट होगा तो इस तरह अपनी हेल्थ को वो खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आएंगे. तो क्या इस तरह लीडिंग टू बेटर हेल्थ आउटकम एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इस तरह जो है डिसीज रेट
में इम्प्रूवमेंट जल्दी से हो जाएगी और हेल्थ काउंट भी इंक्रीज होंगे। तो ये थी समरी।